हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के बारे में हम पढ़ेंगे, केंद्रक की संरचना पढ़ेंगे और केंद्रक के कार्य पढ़ेंगे। तो देखिए, केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और किसमें की थी? आर्किड कोशिकाओं में की थी। ठीक है ना, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और किसमें की थी? आर्किड कोशिकाओं में की थी। केंद्रक का जो साइज होता है वो कितना होता है? 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के मध्य, 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के मध्य होता है। इसके बाद आप देखेंगे शेप जो है इसका कैसा होता है? राउंड अर्थात गोल होता है, ओवल अर्थात अंडाकार भी हो सकता है, और इलांगेटेड अर्थात लंबवत। इसका शेप जो है वो गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है और लंबवत भी हो सकता है। नंबर जो है यानी कि किस कोशिका में कितने, यानी कि कोशिका में जो है केंद्रक की संख्या कितनी पाई जाती है। तो कोशिकाओं में जो है केंद्रक की संख्या, अधिकतर कोशिकाएं तो ऐसी होती है कि अधिकतर कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या केवल 1 होती है, यानी कि एक कोशिका में ज्यादातर एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक कोशिका में अगर एक केंद्रक पाया जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि अधिकतर जो है कोशिकाओं में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? एक केंद्रक पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। उसके बाद है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें एक के बजाय 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि उन्हें हम कहेंगे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। जब जो है कोशिका में, एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाएंगे तो उसे हम कहेंगे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। इसका जो एग्जाम्पल होता है आप जानते हैं क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप जानते हैं कि पैरामीशियम जो है वो तो है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक ही कोशिका से उसका पूरा शरीर बना हुआ होता है, लेकिन उसमें जो है कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि पैरामीशियम की कोशिका जो है वो कैसी होती है? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। उसके बाद है पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि जब केंद्रक जो है कितने हों? 2 से अधिक हों तो उसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा आपका गोल कृमि। इसका एग्जाम्पल होगा गोल कृमि का अधिचर्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोल कृमि का अधिचर्म। और ये केंद्रक के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि केंद्रक जो है इसे हम कहते हैं कि ये कोशिका का क्या है? नियंत्रण कक्ष है। ठीक है, कोशिका जो है ये क्या है? इसको हम कोशिका का, केंद्रक को हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम कहते हैं। और ये किसने दिया था, यानी कि ये किसने जो है इस तथ्य के बारे में बताया था? कोशिका केंद्रक को जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष या नियंत्रण कमरा या हम कह सकते हैं कंट्रोल रूम सबसे पहले किसने कहा था? हैमरलिंग ने कहा था। और कोशिका यानी कि जो केंद्रक है एक, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक केंद्रक की उत्पत्ति जो है पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। केंद्रक की उत्पत्ति कैसे होती है? पहले से उपस्थित केंद्रक से होती है। मतलब कि एक केंद्रक होगा, उसमें विभाजन होगा, तब उससे 2 बनेंगे, फिर उसमें विभाजन होगा 2 से 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। यहाँ पे लिखा हमने, हर एक केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। इस तथ्य के बारे में किसने कहा था? सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने कहा था। ठीक है, और ये जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसने कहा? हैमरलिंग ने कहा। और इन्होंने जो है एक शैवाल है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल पर प्रयोग करके, ठीक है, हैमरलिंग ने जो है एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल पर प्रयोग किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि केंद्रक जो है वो क्या है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। ठीक है, अब ये केंद्रक जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं, इसके पहले आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ चुके हैं। तो केंद्रक जो है किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा केंद्रक पाया जाता है? प्रिमिटिव
केंद्रक, प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड यानी कि केंद्रकाभ भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, आद्य केंद्रक पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड अर्थात केंद्रकाभ भी कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है, यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि सत्य केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रू न्यूक्लियस सत्य केंद्रक पाया जाता है। और कुछ जो है अपवाद है, जैसे आप जानते हैं कि कुछ अपवाद हैं जैसे स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी और जो है कौन से, यानी कि जो है स्तनधारियों के WBC में, यहाँ हम लिख लेंगे कि स्तनधारी की WBC और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में जो स्तनधारी की WBC होती है, स्तनधारी की WBC और फ्लोएम की चालनी नलिकाएं जो हैं, इसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसको आप लिख लेंगे कि स्तनधारी की WBC और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप जानते हैं कि ये जो है स्तनधारी जो होते हैं या जो फ्लोएम वगैरह होते हैं, इनमें कौन सी कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन जो स्तनधारी की WBC होती है, WBC में और फ्लोएम की चालनी नलिकाएं जो होती हैं, उसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। इसका एक जो है अपवाद भी है कि ऊंट जो होते हैं, ऊंट और लामा की WBC में केंद्रक जो है पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। यानी कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारियों के WBC में और जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन अपवाद है, ऊंट और लामा के WBC में केंद्रक जो है ये पाया जाता है, ठीक है, ऊंट और लामा में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। अब इसके बाद जो है यह हो गया आपका केंद्रक के बारे में डिटेल, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले जो है आप एक टॉपिक और पढ़ लीजिए, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसको आप सारा नोट कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक का, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इसको आप लिख लेंगे, केंद्रक का जो है रासायनिक संगठन। तो केंद्रक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, केंद्रक में जो है प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और फास्फोलिपिड पाया जाता है DNA और RNA। यानी कि इसमें हम लिख लेंगे प्रोटीन में दोनों होंगे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और जो है दूसरा हो जाएगा फास्फोलिपिड, तीसरा DNA, और चौथा जो है क्या हो जाएगा RNA। यानी कि केंद्रक जो है, केंद्रक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती है, उसके बाद जो है फास्फोलिपिड पाई जाती है, DNA और RNA पाई जाती है। ये था इसका केमिकल कंपोजिशन। अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में आप नोट कर लेंगे प्रोटीन, फास्फोलिपिड, DNA और RNA।
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की संरचना। तो देखिए यहाँ पे फिगर हमने पहले से ही बना रखा है। केंद्रक की संरचना जो है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो है क्या है, केंद्रक की संरचना है यानी कि न्यूक्लियस की संरचना है, स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। ये आपका जो न्यूक्लियस बना हुआ है ये इतना आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको हमने पहले ही बताया था, जब सेल का स्ट्रक्चर हमने बताया था उसी समय बताया था कि न्यूक्लियस जो है ये कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका के केंद्र भाग में यानी कि कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ जो है ये आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला जो है ये है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर क्या है, छिद्र पाया जा रहा है जगह जगह पर। यानी कि ये आप देख रहे हैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं है, इसमें जो है ऐसे बीच बीच में क्या पाया जा रहा है, छिद्र पाया जा रहा है। इस छिद्र को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रकीय छिद्र। ठीक है, छिद्र यानी कि न्यूक्लियर पोर, केंद्रकीय छिद्र। और ये जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर में आप देख रहे हैं कि अंदर की यहाँ पे न्यूक्लियर पोर में जो है क्या चीज क्या पाई जा रही है, एक जो है अस्तर पाई जा रही है। किसकी, ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की बनी हुई जो है ये क्या पाई जा रही है, अस्तर पाई जा रही है, जिसे हम कहते हैं एक प्लग के नाम से इसको जानते हैं, इसे हम कहते हैं एनुलस प्लग। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या पाई जा रही है, जगह जगह पर छिद्र पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियर पोर में जो है आप देख रहे हैं अंदर की तरफ क्या पाई जा रही है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की बनी जो है ये एनुलस जो है ये किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की बनी हुई यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की अस्तर पाई जाती है, जिसे हम एनुलस या प्लग कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख रहे हैं कणिकानुमा संरचनाएं बनी हुई हैं। इस कणिकानुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और इस राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद इसी आउटर मेम्ब्रेन से आप देख रहे हैं क्या लगे हुए हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे हुए हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका काम लगेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो पाए जाते हैं ये नली जैसी संरचना इनकी होती है, यानी कि ये नली जैसे होते हैं और पूरे जो है कोशिका में फैले हुए होते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक जो है बीच में ये जाल की तरह से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे हैं दोनों मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन बना हुआ है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह है यानी कि स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस अर्थात परिकेंद्रकीय स्थान। ये स्पेस जो है वो कितना होता है, 15 nm यानी कि 15 nm होता है। अब आ जाइए अंदर की तरफ, तो अंदर आप देखेंगे कि केंद्रक के अंदर जो है, केंद्रक में क्या भरा हुआ होता है, केंद्रक द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और ये केंद्रक द्रव्य में आप देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, एक न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है और इसमें क्या पाया जा रहा है, क्रोमैटिन जाल पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या चीज उपस्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है इसमें मेन चीजें जो हैं वो क्या है, यानी कि इसमें जो मुख्य रूप से पाई जा रही है वो 4 चीजें हैं। उन 4 चीजों में कौन कौन से हैं, एक तो है आपकी सबसे पहले केंद्रक झिल्ली। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है इसमें मुख्य रूप से जो है
मुख्य रूप से 4 चीजें उपस्थित होती हैं। इसमें मुख्य रूप से कितनी चीजें उपस्थित होती हैं? 4 चीजें उपस्थित होती हैं। पहला जो है वो है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला जो है क्या है? केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य। और तीसरा है आपका केंद्रिका। तीसरा है केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस। और चौथा जो है वो है क्रोमैटिन जाल। क्रोमैटिन जाल। तो स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियस हेडिंग लिखेंगे, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा लेबलिंग करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक में मुख्य रूप से 4 चीजें उपस्थित होते हैं। क्या क्या लिखेंगे उसमें? केंद्रक झिल्ली लिखेंगे और लिखेंगे आप न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका और चौथा क्रोमैटिन जाल। उसके बाद पहली हेडिंग आप लिखेंगे केंद्रक झिल्ली। पहली हेडिंग आप क्या लिखेंगे? केंद्रक झिल्ली लिखेंगे। तो केंद्रक झिल्ली में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही बताया कि केंद्रक झिल्ली जो है ये इसके कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। एक होता है बाह्य स्तर और एक होता है आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर दोनों की मोटाई बराबर होती है, यानी कि 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है यानी कि बाह्य झिल्ली जो है, बाह्य झिल्ली से क्या जुड़े हुए होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए होते हैं। और बाह्य झिल्ली के ऊपर जो है क्या पाई जाती है? राइबोसोम पाई जाती है। और राइबोसोम जो है में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि राइबोसोम जो है ये किसका काम करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री या प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और जो केंद्रक छिद्र होते हैं, केंद्रक छिद्र जो है आप देखें मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाए जाते हैं? जगह, यानी कि मेम्ब्रेन में जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली में जो है बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। और केंद्रक छिद्र जो है, जो केंद्रक छिद्र है, केंद्रक छिद्रों पर जो है हमने बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के बने अस्तर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बने जो है क्या उपस्थित होते हैं? एक अस्तर या हम कह सकते हैं प्लग उपस्थित होते हैं, जिसे हम एनुलस प्लग कहते हैं। इतना आप इसमें लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे। दूसरा हमने क्या बताया? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। ठीक है, दूसरी हेडिंग जो है वो आप लिखेंगे केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में आप लिखेंगे इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। दूसरी हेडिंग आपने दूसरा लिखेंगे केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लिखेंगे कि इसमें जो है, इसमें प्रोटीन में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन होंगे। प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद जो है इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी खनिज लवण या खनिज तत्व कह सकते हैं। कैल्शियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, इसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और जो है डीएनए, पॉलीमरेज एंजाइम, फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद जो है न्यूक्लियोसाइड, ये सभी चीजें जो है इसमें उपस्थित होती है। क्या क्या चीजें? केंद्रक द्रव्य जो है,
केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात स्ट्रॉन्ग एंड नॉन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन पाई जाती हैं। मिनरल्स यानी कि कुछ जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इत्यादि पाए जाते हैं। और इसी केंद्रक द्रव्य में जो है आप देख रहे हैं कि दो चीजें और पाई जाती हैं, केंद्रिका पाई जाती है और क्रोमैटिन जाल पाए जाते हैं। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप हेडिंग लिखेंगे केंद्रिका। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग लिखेंगे, तीसरा जो है आपकी तीसरी हेडिंग है केंद्रिका। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, केंद्रिका ये तीसरा है। तो केंद्रिका जो है आप देख रहे हैं कि केंद्रिका की जो संख्या होती है मुख्यतः जो है ये जो है एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। तो इसमें आप लिख लेंगे ये केंद्रिका जो है, इसमें लिखेंगे कि यह झिल्ली रहित रचना है। ये कैसी रचना है? झिल्ली रहित रचना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये झिल्ली रहित रचना है। और ये कहाँ पाई जाती है? यह जो है गुणसूत्र के संगठक, गुणसूत्र के संगठक छिद्र पर उपस्थित होती है। ये कहाँ उपस्थित होती है? गुणसूत्र के संगठक छिद्र पर उपस्थित होती है। गुणसूत्र का संगठक छिद्र क्या है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। जब आप गुणसूत्र पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि गुणसूत्र का जो है संगठक छिद्र क्या होता है। और ये गुणसूत्र आप जानते हैं कि जैसे आप मनुष्य का एग्जाम्पल ले लीजिए तो आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, अर्थात 23 पेयर होती है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं उसमें से कुछ ही गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? केंद्रक संगठक छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और उसी केंद्रक संगठक छिद्र पर जो है क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है। तो आप देख लेंगे कि जो केंद्रक संगठक छिद्र है वो कौन कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है। तो ये जो है 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 21वें और 22वें, ठीक है। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें नहीं है, केवल 21वें और 22वें गुणसूत्र पर जो है संगठक छिद्र उपस्थित होती है, ठीक है। कुछ ही गुणसूत्र होते हैं, यानी कि केंद्रिका जो है ये झिल्ली रहित संरचना है, इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये कहाँ उपस्थित होती है? ये जो है गुणसूत्र के केंद्रिका संगठक छिद्र पर उपस्थित होती है। सभी गुणसूत्रों पर केंद्रिका संगठक छिद्र नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनमें केंद्रक संगठक छिद्र पाई जाती है। तो इसमें से आप देख रहे हैं 13वां जोड़ा गुणसूत्र जो होगा, 14वां जोड़ा गुणसूत्र, 15वां जोड़ा गुणसूत्र, 21वां और 22वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है उसी पर केंद्रक संगठक छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात उसी पर क्या पाए जाते हैं? केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियोलस जो है ज्यादातर एक केंद्रक में जो है एक केंद्रिका पाई जाती है। एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका पाई जाती है? एक केंद्रिका पाई जाती है। इसका एक अपवाद है प्याज। प्याज में जो है कितनी केंद्रिका पाई जाती है? 4 केंद्रिका पाई जाती है। प्याज जो है, प्याज में कितनी केंद्रिका पाई जाती है? 4 केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। और जो आपका केंद्रिका है, केंद्रिका का संगठन क्या है? यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रिका में जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, यानी कि इसका संगठन जो है वो क्या है? डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या है? तो आपका जो है केंद्रिका जो है, केंद्रिका का कार्य आप लिख लेंगे। इसका कार्य जो है, केंद्रिका का कार्य क्या है? इसमें जो है क्या होता है? केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण, इसका कार्य क्या है? आरएनए का संश्लेषण करना। ये क्या करता है? आरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए का क्या करता है? संश्लेषण करता है, ठीक है।
तो इतना आपको आया होगा केंद्रिका के बारे में, पॉइंट वाइज आप सभी नोट कर लेंगे। इसमें इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चौथा आ जाएगा क्रोमैटिन जाल। इसमें कुछ बचा नहीं, हो गया आपका सारा। एक और आप याद रख लेंगे कि केंद्रिका जो है, केंद्रिका नाम किसने दिया था, केंद्रिका नाम दिया था फोंटाना ने। किसने दिया था, फोंटाना ने। फोंटाना जो है ये क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। तो फोंटाना ने जो है सबसे पहले केंद्रिका नाम दिया था। अब इसके बाद हम आ जाएंगे क्रोमैटिन जाल पर। इसके बाद चौथी हेडिंग जो है वो क्या है, क्रोमैटिन जाल। ठीक है, तो क्रोमैटिन जाल में हम लिखेंगे कि क्रोमैटिन जाल जो है, यहाँ पे तो आपको दो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरे केंद्रक में जो है जाल के रूप में फैला हुआ होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि यह जो है केंद्रक में पाया जाने वाला धागेनुमा संरचना है। धागेनुमा क्या है, संरचना है। और ये जो है किससे, ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये क्रोमैटिन जाल जो है, ढेर सारे जो है धागेनुमा संरचना होते हैं। आप कह सकते हैं कि क्रोमैटिन जाल जो है क्रोमैटिन धागों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे क्रोमैटिन धागे पाई जाती है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है यूक्रोमैटिन, और दूसरा जो है वो है हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है ये कैसा होता है, ये हल्का, इसमें आप लिख लेंगे ये जो है हल्का अभिरंजित, ये जो है हल्का अभिरंजित भाग है। और इसमें आप लिखेंगे कि यह जो है ये गहरा अभिरंजित भाग है। ठीक है, ये हल्का अभिरंजित भाग है। और ये जो है कैसा है, ये गहरा अभिरंजित भाग है। और यह जो है केंद्रक में जो है, ये केंद्रक में कहाँ पाया जाता है, केंद्र में कहाँ पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक में जो है कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि ये केंद्रक के केंद्र में पाया जाता है और ये केंद्रक के परिधि पर पाया जाता है, ये केंद्रक के परिधि पर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये है आनुवांशिक रूप से, ये जो है आनुवांशिक रूप से क्या होता है, सक्रिय होता है। ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। और ये जो है ये आनुवांशिक रूप से कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है और ये आनुवांशिक रूप से क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और ये जो है अनुलेखन, ये अनुलेखन आप बाद में पढ़ेंगे, ये अनुलेखन में जो है भाग लेता है। और ये जो है ये अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन के बारे में था। क्रोमैटिन जाल जो है ये क्रोमैटिन धागों का बना हुआ होता है। इसमें जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है ये हल्का अभिरंजित भाग होता है और ये हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये गहरा अभिरंजित भाग होता है। उसके बाद यूक्रोमैटिन जो है यह केंद्रक में जो है कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक के केंद्र में पाया जाता है। और हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये केंद्रक के परिधि पर पाया जाता है। यूक्रोमैटिन जो है ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन आनुवांशिक रूप से क्या
होता है, निष्क्रिय होता है। और ये यूक्रोमैटिन जो है ये अनुलेखन में भाग लेता है और हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये था जो है क्रोमैटिन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लेंगे इसको आप। और इसके बाद अब जो है क्या है, फंक्शन है, यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के कार्य। तो पहला तो हो गया कि केंद्रक जो है ये क्या है, ये कोशिका का क्या है, नियंत्रण कक्ष है। ये क्या है, ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। दूसरा एग्जांपल आप लिखेंगे कि केंद्रक जो है ये क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थों का जो है संग्रहण एवं स्थानांतरण करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, ये आनुवांशिक पदार्थों का संग्रहण करता है, यौन जो है उसके जो है स्थानांतरण का कार्य करता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रख लेना है कि केंद्रक का भी आप जानते हैं विभाजन होता है। कभी भी अगर कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन से पहले जो है किसका विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि केंद्रक विभाजन जो है ये केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन कोशिका विभाजन के पहले की प्रक्रिया है। ठीक है, तो बस फंक्शन में इतना ही। मुख्य कार्य इसका क्या है, ये जो है सभी कोशिकाओं का यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, सबका क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष। और क्या होता है इसमें, आप देख रहे हैं इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इस वजह से जो है ये क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थों का या आनुवांशिक लक्षणों का क्या करता है, संग्रहण करता है और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, स्थानांतरण करता है। और कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन से पहले का स्टेप क्या होता है, केंद्रक विभाजन। ठीक है, तो उम्मीद है कि केंद्रक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।